welcome everyone here today. हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम लोग क्लास 11 फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 9 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स को शुरू करने वाले हैं। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी है और हम इसको सॉलिड से शुरू करेंगे और देखते हैं कि हमें चैप्टर कहाँ तक लेके जाता है। आपके सामने जो नोट्स हैं वो पेपर नोट्स हैं, एनसीईआरटी और कुछ रेफरेंस के ऊपर बेस्ड हैं, इसलिए आपको कहीं और जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंशनड है और ये डाउनलोडेबल भी है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलो बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बोला कि हमारी स्टोरी शुरू होगी सॉलिड से। सॉलिड्स दो टाइप के होते हैं, रिजिड बॉडी और नॉन रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी वो होती है जिनके ऊपर अगर हम लोग फोर्स लगाते हैं तो उनके अंदर कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होता। इसका मतलब है कि देयर इज़ नो चेंज इन शेप और साइज ऑफ द बॉडी। प्रॉपर डिफाइन बताऊँ तो वो कुछ ऐसी है कि नो डिफॉर्मेशन ऑन एप्लीकेशन ऑफ एनी फोर्स। वही जस्ट उसका उल्टा नॉन रिजिड बॉडी वो बॉडी होती है जिसके अंदर डिफॉर्मेशन होती है ऑन एप्लीकेशन ऑफ एनी फोर्स। तो अब इसके अंदर उल्टा है, रिजिड बॉडी से अपन को कोई मतलब नहीं। मेन चीज़ आती है हमारी नॉन रिजिड बॉडी। नॉन रिजिड बॉडी के अंदर दो कैटेगरीज होती हैं, एक इलास्टिक, दूसरी प्लास्टिक। इलास्टिक का डिफाइन बताऊं तो वो कुछ ऐसा है, द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी टू रिगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप आफ्टर डिफॉर्मेशन। इसका मतलब है फॉर एग्जांपल हम लोग रबर को ले लेते हैं। इसके अंदर बहुत सारे प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स हैं, तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना लूँगा ये चैप्टर ख़त्म हो जाने के बाद, जिसके अंदर कम्प्लीटली सारे प्रैक्टिकल्स होंगे ताकि कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। अगर इस बात से एग्री करते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में एग्री लिख देना। तो इलास्टिक के लिए फॉर एग्जांपल रबर ले लेते हैं। रबर को अगर आप खींचते हो या फिर उसके ऊपर जो आप फोर्स लगाते हो तो ऑब्वियसली उसकी जो साइज़ या शेप है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो जिन बॉडी की साइज़ और शेप चेंज हो जाती है और वो वापस रिगेन कर जाते हैं उनकी ओरिजिनल पोजीशन, उसको हम लोग इलास्टिक करते हैं। और जो बिल्कुल इनके उल्टे होते हैं वो होते हैं हमारे प्लास्टिक। फॉर एग्जांपल मग, पुट्टी कह सकते हो या फिर क्ले भी कह सकते हो। जैसे क्ले की कोई बॉल है, उसको अगर फेंकोगे तो प्लेन हो जाएगी। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो फोर्स उनको डिफॉर्म कर रहा है, यानी कि उनकी शेप और साइज़ को चेंज कर रहा है, वो डिफॉर्मिंग फोर्स होगा। जो फोर्स उनको वापस रीस्टोर कर रहा है, मतलब ओरिजिनल साइज शेप में लेके आ रहा है, वो रिस्टोरिंग फोर्स होगा। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि वो दोनों फोर्सेस यानी कि डिफॉर्मिंग और रिस्टोरिंग फोर्सेस इक्वल होते हैं बट अपोजिट होते हैं। यानी कि रबर को जिस स्पीड से, जितनी स्ट्रेंथ से खींचोगे वो उतनी ही ज़्यादा स्पीड से वापस रिफॉर्म हो जाएगा। और इन्हीं दो कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आती है इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी। इनका डिफाइन बिल्कुल सेम है कि द प्रॉपर्टी इलास्टिसिटी का, द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी टू रिगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर लेंथ, वॉल्यूम और शेप आता है व्हेन द डिफॉर्मिंग फोर्सेस आर रिमूव्ड। यानी कि जो पर्टिकुलर बॉडी है वो डिफॉर्मेशन के बाद उसकी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रिगेन कर लेगी जब हम लोग उसके ऊपर से फोर्स हटा देंगे। और प्लास्टिसिटी जस्ट इसका अपोजिट। अब इसके बाद हम लोग नए टॉपिक पे आते हैं जो कि है स्ट्रेस, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ अ बॉडी। यानी कि रबर के जो अंदरूनी अंगों से, ठीक है, मतलब कि रबर की जो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स है जिसकी वजह से वो उसकी ओरिजिनल फॉर्मेशन में आता है, उसको हम लोग स्ट्रेस कहते हैं। इसकी ऐसा यूनिट होती है न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, जिसको हम लोग न्यूटन मीटर -2 भी लिख सकते हैं या फिर पैस्कल भी कह सकते हैं। इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है ml-1 t-2। अब स्ट्रेस के भी दो पार्ट आ जाते हैं, पहला नॉर्मल स्ट्रेस, दूसरा टेंजेंटल शेयरिंग स्ट्रेस। टेंजेंटल शेयरिंग स्ट्रेस जो होता है वो 180 डिग्री पर फोर्स लगता है। वो स्ट्रेस होता है जिसके अंदर फोर्स ऑब्जेक्ट से 180 डिग्री पर लग रहा हो, उसमें उसकी शेप चेंज होती है। और जो नॉर्मल स्ट्रेस होता है उसकी दो कैटेगरीज हैं, एक है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और दूसरा है हाइड्रोलिक स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस जो है उसके अंदर फोर्स 90 डिग्री पे होता है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के अंदर हम लोग लेंथ की बात करते हैं, हाइड्रोलिक के अंदर एरिया की बात करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल के अंदर टेंसिल और कंप्रेसिव, ये दो और कैटेगरीज आती है। इस चीज़ के बाद उनको अभी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ के बाद आ जाता है स्ट्रेन। इट इज़ द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन अ बॉडी। यानी कि सीधी सी बात है कि स्ट्रेस से जो इफ़ेक्ट आएगा बॉडी के ऊपर उसको हम लोग स्ट्रेन कहते हैं। और एज कि ये स्ट्रेस का इफ़ेक्ट है, किसी एक और यूनिट का इफ़ेक्ट है, तो इसका कोई भी
यूनिट नहीं है, बिकॉज स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल विच इज़ इक्वल टू नो लिमिट, नो यूनिट। अब स्ट्रेन की 3 कैटेगरीज है, लॉन्गिट्यूडनल, वॉल्यूमेट्रिक और शेयरिंग। वही चीज़ लेंथ, वॉल्यूम और शेप, उनके फार्मूलाज नीचे लिखे हुए हैं, आप देख सकते हो। शेयरिंग यानी कि शेप जो है उसको हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कन्फ्यूज़ मत हो ना। थीटा की वैल्यू या तो क्वेश्चन में दी होगी या फिर वो 2 दी होंगी, तो आपको थीटा निकालना होगा। अब पहला लॉ इस चैप्टर का जो कि है हुक्स लॉ। विद इन द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस डेवलप्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, यानी कि इलास्टिक लिमिट के अंदर जितना भी स्ट्रेस डेवलप्ड होगा वो प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेन से। सीधी बात, नो बकवास। तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और अगर मैं बोलूँ और अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा दूँ तो स्ट्रेस इज इक्वल्स टू ई इंटू स्ट्रेन, जहाँ ई को हम लोग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कह सकते हैं। और वहीं हमारा एक और नया कॉन्सेप्ट आ जाता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी विच इज़ इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। और ये फॉर्मूला हमने किससे डिराइव किया? हुक्स लॉ से, जिसकी यूनिट होती है न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। अब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के भी 3 टाइप्स आ जाते हैं, यंग मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस और शेयर मॉड्यूलस। यंग मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू एन स्ट्रेस अपॉन एल स्ट्रेन, यानी कि नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ओके, वैसा ही बुल्क मॉड्यूलस के अंदर होता है नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, वहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। टी और एस और ये सब कुछ आप समझ सकते हो। टी का मतलब टेंजेंटियल शेयरिंग स्ट्रेस है, वो हमने पहले पढ़ा था। और उन्हीं के जस्ट नीचे उनके फार्मूलाज भी हैं जिनको आप देख सकते हो। और अगर से कोई फार्मूला शीट चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कर दूँगा। अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है कंप्रेसिबिलिटी विच इज इक्वल टू के एंड विच इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस। कुछ क्वेश्चंस में बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू दी हुई रहेगी और बस आपको कंप्रेसिबिलिटी निकालना है। कंप्रेसिबिलिटी से भी समझ में आ रहा है कि उसकी कंप्रेस होने की जो कैपेसिटी है उसको हम लोग कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच का रिलेशन बाय वायर। तो क्या होता है कि इसके अंदर 3 टाइप्स के क्लासिफिकेशंस होते हैं स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन में। तो यहाँ पे 3 आ जाते हैं, डक्टाइल, ब्रिटल और इलेक्ट्रोमर्स। ये हमारा लास्ट टॉपिक है। इसके आगे का जितना कुछ भी है वैसे भी ज़्यादा नहीं है, वो भी एक 10 मिनट की वीडियो होगी, वो हम लोग आगे वाले पार्ट में कवर करेंगे। डक्टाइल यानी कि लार्ज प्लास्टिक रेंज बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट बीपी इज़ वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम इलास्टिक। अब इसके बाद एक ग्राफ आता है जो हम लोग सेकेंड पार्ट के अंदर ही कवर करेंगे, बिकॉज हमने इसके अंदर मोस्ट ऑफ पार्ट कवर कर लिया है। उस ग्राफ के बाद ही आप आगे वाले कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे, और वो इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैटेगरी में से भी आता है। तो डक्टाइल के अंदर कॉपर, सिल्वर, शीट्स और स्प्रिंग्स आती हैं, यानी कि वो सबसे ज़्यादा प्लास्टिक होती हैं और बहुत ज़्यादा, मतलब उनकी इलास्टिक स्ट्रेंथ को हम लोग लिमिट के बाहर कर लेते हैं तभी जाके वो टूटती है। बाकी उनकी इलास्टिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। प्लास्टिक रेंज, उनकी प्लास्टिक रेंज बहुत ज़्यादा होती है। ओके, थोड़ा सा कन्फ्यूजन, मतलब कन्फ्यूजन नहीं, ज़ुबान फिसल गई। अब इसमें सेकंड आता है ब्रिटल। स्मॉल प्लास्टिक रेंज बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट बीपी इज़ क्लोज टू द इलास्टिक लिमिट। जैसे कि आयरन और ग्लास, थोड़ी सी फोर्स लगाने से ये लोग टूट जाते हैं, यानी कि ये मोस्ट ऑफ प्लास्टिक की कैटेगरी के अंदर ही आते हैं। अब भी आते हैं इलास्टोमर्स। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन रिलेशन इज़ नॉट स्ट्रेट लाइन इन इलास्टिक लिमिट लार्ज इलास्टिक रीजन, यानी कि इनका जो रीजन है वो बहुत ज़्यादा इलास्टिक होता है। एंड इस बार तो ये इलास्टिक ही है, प्लास्टिक नहीं है। ये जैसे कि रबर को खींचते रहो और अरटवा जो मालूम होगा। अभी बायो नहीं है तो क्या हुआ, 10th में तो थी ना। जिनको याद है वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। यहाँ पे वीडियो ख़त्म हो जाता है। अगर अभी तक मैंने जितने भी कॉन्सेप्ट बताए अगर वो हो गए अच्छी बात है, नहीं हुए तो एक बार फिर से वीडियो को 2x स्पीड पे देख लो, हो जाएंगे। फिर भी नहीं होते तो लिख दो, दे दो गालियाँ कमेंट बॉक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अपने ओपिनियंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।